तो दोस्तों हम निकल गए हैं आज की जर्नी से। बता जा रहे हैं चालदा महाराज जा रहे हैं अभी। मुझे पता नहीं कहाँ, लेकिन मुझे पता है। देखते हैं, साथ में मेरा भाई भी अभी। राम राम। आगे देखते हैं, अभी एक का वेट कर रहे हैं। एक बंदे का आता नहीं है, थोड़ा देर में ही आता है। अभी हम पहुंच गए हैं आई में, और आई में हमने कर दिया क्रॉस। अब हम अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। यह हमारे शहर का श्री सिद्ध हनुमान जी का मंदिर, बालाजी मंदिर है ये बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और आप जब भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर जाना, देहरादून जब भी आओ। जैसा कि हमने अब बालाजी महाराज मंदिर क्रॉस कर दिया है, जो कि है झाझरा में। अब हम झाझरा को क्रॉस करते हुए हम आगे के सफ़र के लिए जा रहे हैं। ये उससे आगे ही पड़ता है, जंगल टाइप एरिया है थोड़ा। यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर भी पड़ेगा। ये आ गया है खाटू श्याम मंदिर, जिसकी मैं बात कर रहा था। रिसेंटली मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी आया था यहाँ पे, और ठीक थे, काफ़ी मंदिर है। मेरे पापा बहुत मानते खाटू श्याम को, लेकिन मैं तो सिर्फ राम भक्त हूँ। राम को ही जपता हूँ, राम का ही आराधना करता हूँ, और बाकी सारे भगवान की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग आजकल के भक्ति भी ट्रेंड के अनुसार क्यों कर रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर तो ऑलरेडी इतने सालों पहले से था, लेकिन अब क्यों है इतना ट्रेंड खाटू श्याम का। पहले बहुत कम ही लोग जाते थे। अब हमने खाटू श्याम मंदिर क्रॉस कर दिया और हम सेला पे ही आ चुके हैं। और अब आगे देखते हैं कहाँ जाता है ये रास्ता, और रास्ते के साथ साथ। तो हम अभी हमने कर लिया है क्रॉस सेला को ही, और अब हम विकास नगर जाने वाले हैं। और साथ में मेरे साथ कुछ भाई भी हैं, ठीक है। ये अभी, और ये चुन्नू भाई, अपने चुन्नू भाई और ऋषभ भाई रुके हैं। थोड़ा पानी ब्रेक के लिए रुके हैं, थोड़ा पानी वानी पी के फिर निकलते हैं विकास नगर। और जैसे कि मैंने अभी खाटू श्याम जी के बारे में बात कही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कोई मानता नहीं है, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बस मेरा इतना कहना है कि मान रहे हो तो पहले से मानो ना, या किसी ट्रेंड के हिसाब से मत चलो कि आज इस भगवान को मानना है, कल उस भगवान को मानेंगे। ऐसे मत करो। तो हमने वहाँ रुक के पानी वानी पी लिया है, और हम निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए। और हमने अभी किसी फ्रेंड से कंफर्म करा है कि हमें विकास नगर से भी काफ़ी दूर जाना है, लेकिन कितनी दूर जाना है अभी कुछ पता नहीं। मेरी वाली गाड़ी में हो गई है हवा कम, और वो हम ढूंढ रहे थे कोई पेट्रोल पंप जिसमें हम अपनी गाड़ी में हवा भरवा सकें। एक पीछे पेट्रोल पंप भी दिखा था, तो हम ढूंढ रहे थे पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर हमें एक भैया की शॉप मिल गई थी, तो हमने यहाँ से हवा फिल कराई और थोड़ी मौज मस्ती करी, जो कि आप देख ही लेना आप क्या। गाड़ी में हो गई थी हवा कम, तुम्हारे गाड़ी में हो गई थी हवा कम। पुरानी हमारी गाड़ी पीयूष गाड़ी चला रहा था। क्या हो गया? इसमें है पूरी नहीं। तो भाई लोग आप पहुंच चुके हैं हम हरबटपुर, और अपने को जाना है पे सिया वाला। कहाँ जाना है अपने को? पूछ लेते हैं, चौक में रुक के सिया जाना है अपने को। सिया जो भी है वहाँ जाना है अपने को। ये है विकास नगर चौक। इधर से लेफ्ट जाता है सहारनपुर, और राइट जाता है विकास नगर, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर बचा है अभी यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी हमें 1-1.5 घंटा और जाना है, उसका दूर अपने को।
सिया वाला सैया जाना है अपने को, सिया वाला नहीं, सैया 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 या नोटी सैया सैया नहीं है वही सैया सैया हाँ। सैया, अच्छा सैया जाना है अपने को, सैया नोट सैया सैया। अब हमने कर लिया था विकास नगर में एंटर, और ये विकास नगर का कोई मार्केट था मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत आया भी लास्ट टाइम जब आया था 2016 में आया था विकास नगर, और उसके बाद अब 2025 में आ रहा हूँ, तो पता भी नहीं मुझे इतना, तब मैं छोटा भी था, 16-17 साल का बच्चा था, और अब बड़ा हो गया हूँ। लेकिन ये जगह मुझे थोड़ी अननोन ही लग रही थी, इतने टाइम बाद गया था। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और रोड एकदम खचाखच भरा हुआ था, बहुत दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में भी। तो मैंने अपने पीछे भाई लोगों को फ़ोन दे दिया था कि भाई तुम थोड़ा रिकॉर्ड कर लो और मैं थोड़ा जगह के देख लेता हूँ कैसी है क्या नहीं है, और इसलिए मेरे भाई लोग मेरे लिए थोड़ा सा पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मार्केट में देख सकते हो, अब होली आ चुकी है, हमारी होली बाद में आती है लेकिन मार्केट में पहले आ जाती है। अपने देश की शान, अपने देश का प्रतीक तिरंगा हमारा अभी लहरा रहा था थोड़ी देर पहले, अब थोड़ा हवा कम हो गई, लहरा रही था। और ये वाली साइड ना पूरा बनारस जैसा फील हो रहा है, अपना वैसे जैसे बनारस की रोड थी ना वैसा फील हो रहा है। ये साइड बनारस जैसा थोड़ा कंजस्टेड सा रोड है और रश है, लेकिन रश तो बनारस जितना कहीं नहीं है जितना बनारस में रश है ना, खतरनाक। और वहाँ के लोग इतने सनकी लोग हैं, अजीब ही बिहेवियर, रूड बिहेवियर है उनके लोगों का जितना, लेकिन इस सब के बावजूद भी ना बनारस में कोई चीज़ है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है हमें, एक ना मतलब एक अच्छी याद बन के रहती है बनारस। और हम वापस जाएंगे, अभी तो हम गए थे महाकुंभ के बाद वहाँ पे काशी विश्वनाथ में दर्शन करके, और वापस भी जाएंगे। लेकिन रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, काफ़ी ज़्यादा रश है, इतनी उम्मीद नहीं थी इतने रश की। शायद हो सकता है कि संडे की वजह से इतना हो सकता है, बाजार टाइप लगा हुआ है शायद, या हो सकता है यहाँ पे रहता भी हो हमेशा, क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं एज यू नो। देखते हैं आप यहाँ से हमें रोड के किनारे पहाड़ दिखने लगे थे हल्के हल्के, जैसे कि आप भी देख पा रहे हो वीडियो में, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें इन पहाड़ के भी पार जाना है। हमें तो लगा था कि बस हमें ऐसे रोड पे जाना होगा और कोई मंदिर आ जाएगा, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, लेकिन आगे क्या हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए पूरी तरह से। तो भाई लोगों, आज की वैनम की वाणी के एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करुणा और कायरता में क्या फ़र्क होता है। रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक आदमी ये एक्सप्लेन कर रहा था कि आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है कि वो किसी जानवर का सर कटते हुए नहीं देख सकते, ठीक है, यानी कि कोई बलि प्रथा या जहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा हो जानवर, वो नहीं देख सकते। और जबकि पहले के जो जनरेशन थी वो युद्ध में सर काट दिया करती थी अपने एनिमी के, ठीक है। तो मैं उनको ये बात बताना चाहूँगा कि करुणा और कायरता में फ़र्क होता है। अगर हम किसी जानवर का सर कटते हुए नहीं देख सकते ना, तो वो हमारी करुणा है, ठीक है, क्योंकि हम भी उसे सृष्टि का पार्ट मानते हैं और हम भी उस सृष्टि का पार्ट है, तो हमें उसकी जान लेने का कोई हक़ नहीं है। और जब पहले युद्ध में बात होती थी ना, तो वहाँ पे कायरता बीच में आ जाएगी अगर हम दुश्मन का गला नहीं काटते थे अगर पहले के युद्ध में। लेकिन आज चीज़ें वैसी नहीं है, आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, सब कुछ है, उसका एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट है कुछ भी सही गलत डिसाइड करने के लिए। तो आज के टाइम को और उस पुराने टाइम को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमने रुक के पूछा थोड़ा रास्ता, और हम आते हैं अपने वो उसी टॉपिक पे वापस, जो कि करुणा और कायरता। तो इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जांपल है राम जी। राम जी में करुणा भरपूर थी, लेकिन वो कायर तो बिल्कुल भी नहीं थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, राम सेतु बनाने के लिए हमें परमिशन चाहिए थी समुद्र देव की। तो समुद्र देव थोड़े बिज़ी थे और राम जी की बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने काफ़ी करुणा दिखाई और उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो बिज़ी थे। तो जैसे ही फिर उन्होंने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंजा चढ़ाई धनुष पे, तब समुद्र ने अपना फ्लो को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद ही, ठीक है। तो उनकी पावर वहीं से पता चल गई थी कि करुणा तो है लेकिन हम कायर नहीं है बिल्कुल भी। तो यही बात है कि करुणा रखो अपने मन में, लेकिन कायरता नहीं। आप भगवान के अंश हो, अविनाशी के अंश हो आप,
तो आप में कायरता शोभा नहीं देती आपको। मुझे समझ नहीं आता ये दिल्ली वाले एक दो बार मसूरी और एक दो बार हिमाचल घूमने के बाद ये क्यों कह देते हैं कि हम पहाड़ों से बोर हो चुके हैं। हम तो पहाड़ों में ही पैदा हुए, हम तो कभी बोर नहीं हुए। हमें तो हर बार एक पहाड़ एक अलग एडवेंचर देते हैं, एक अलग रोमांच देते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देहरादून का कोई भी आदमी पहाड़ों से बोर हो सकता है। हम धीरे धीरे पहाड़ों के और क्लोज जा रहे थे और हमारी हार्ट बीट एक्साइटमेंट से और तेज़ होती जा रही थी। अब हम देख रहे थे कि मंदिर आएगा तो आएगा कब, अभी तो पहाड़ स्टार्ट भी नहीं हुए। जबकि ये हम यही सोचने लग गए थे कि यार काफ़ी देर हो गई, हमें 40-50 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है और अभी तक हम मंदिर के पास नहीं आ रहे। इस क्षण के बाद ही सुंदर नज़ारे दिखना स्टार्ट हो गए थे और एक अलग ही अनुभव था, एक अद्भुत अनुभव था जो कि मन मोहित कर दिया रहा था हमें एकदम ही। ऐसे व्यूज़ थे कि क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर था एक सेतु और ये सेतु हमारी शहरी दुनिया को पहाड़ों की दुनिया से जोड़ रहा था, इन दोनों के बीच की दूरी को कंप्लीट कर रहा था। और अब जैसे कि आगे चल के देखना है कि लेफ़्ट में एक देह संस्कार हो रहा है जो कि मनुष्य के जीवन की सच्चाई है और अंतिम सच्चाई है और पूर्ण सच्चाई है कि बस यहीं तक है जीवन। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया कि सारे जितने भी हम कष्ट झेल रहे हैं सब यहाँ पे आके मुक्त हो जाएंगे। देखो वो है, यही है सच्चाई है हमारे की, यही हमारा सारा पुण्य कमाया है जो इसके बाद वो काम आएगा। जितने हमने पैसे कमाए वो कुछ काम नहीं आएगा। चाय ब्रेक। काफ़ी दूर आने के बाद हम अपने घर से कितनी दूर आ गए वैसे? यहाँ से अंदाज़ा नहीं है मुझे नहीं पता। लग गया यहाँ पे 30-40 किलोमीटर पार ज़्यादा दूर आ गए, ज़्यादा ही आ गए, 50 के आसपास हम किलोमीटर दूर आ गए। ये क्या है, स्टॉल का नाम क्या है? पंडित जी टी स्टॉल। यहाँ पे आपको छपरी अगर बनना है तो स्टिंग भी अवेलेबल है। सब पीना चाहोगे स्टिंग? कोई कितनी दूर है गया यार यहाँ से? अभी पता नहीं कितनी दूर होगा। कितने बेकार है वो, ड्राइवर बार बार बदलने पड़ रहे हैं हमें। तो हमने चाय पीने के बाद अपना सफ़र को करा जारी और हम निकल गए अपने मार्ग पर। और इस टाइम मैं अपने दोस्त की गाड़ी चलाने लग गया हूँ क्योंकि वो बेचारा थक गया था, काफ़ी दूर से चला के ला रहा था गाड़ी। तो मैंने कहा तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। और मैंने अपने फ़ोन दे दिया अपने छोटे भाइयों को और चल दिए हम आगे की तरफ। ये है क्या? नज़ारे देखो आप। यही है क्या महाकाली मंदिर? कालसी नहीं यार, ये है माता काली का मंदिर। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जाके है माता काली। इन लोगों को भी लगा कि चालदा महाराज का मंदिर आ गया है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि अभी तो बहुत ज़्यादा दूर जाना है। हाँ वैसे भी हम वहाँ पहुँचे। ये रखने का इन्होंने एक घेर दिया था अपना रास्ते। कितने गिरा? तुम्हारा है। हमने गिर दिया। वो तो डाल लिया मैंने। अब हम शहर के भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों के बीच आ चुके थे, पहाड़ों की गोद में आ चुके थे। और ये जो पहाड़ों का सफ़र होता है ना, इसका बस एहसास और अनुभव ही किया जा सकता है। ये शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता कि आपको कैसा फ़ील होता है जब आपको रिफ़्रेशिंग हवा आपके बॉडी में आप इनहेल करते हो और एक रोमांच की लहर जब आपकी बॉडी में आती है तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आपको जब भी टाइम मिले फ्री होके ज़रूर पहाड़ों में सफ़र करना चाहिए।
और जो मेरे मित्र मेरे को देखकर, इस वीडियो को देखकर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा। पहले तो आपकी एज होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, और आपको बहुत काम होकर गाड़ी चलानी है। ये नहीं कि आप रोड पे भगा रहे हो गाड़ी। तो यहाँ पे इतने शार्प टर्न है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी गाड़ी की तो आप खाई में गिर जाओगे, अगर आपकी बॉडी ना आपकी गाड़ी कहीं मिलेगी। तो अपनी सहायता खुद ही कर सकता है आदमी, और खुद ही ध्यान से चलाओ गाड़ी। और हमारे भाई लोग पता नहीं कैसे जेट में जा रहे जैसे उड़ते हुए, तो हमें मिली ये चेक वाओ, जाना भाई क्या देनी है क्या? ये है व्यू। जाने के लिए जाने की कौन से जाने के लिए जा रहा है एकदम। ये बच्चे बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। काट देंगे। ये बच्चों में क्यों मारता हूँ? छोटे बच्चे। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारा गला और हमारे गाड़ी का गला सूखता जा रहा था, और वो उतना ज़्यादा पेट्रोल पीती जा रही थी, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ने के लिए गाड़ी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, और जिसके लिए गाड़ी को पेट्रोल चाहिए था। और जो देहरादून से बाहर के लोग हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये टू व्हीलर को गाड़ी बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ देहरादून में चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, सबको गाड़ी ही बोला जाता है। चाहे वो बड़ा कोई लोडर हो, सबको गाड़ी ही बोला जाता है। अब हम आ गए हैं कालसी, पहुंचने वाले हैं, 3 किलोमीटर रह गए। और लेकिन जहाँ हम रुके हैं ये जन्नत से कम नहीं है। ज़रा देखो आप, यहाँ का बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने ये देखो, ये देखो, ये है मेरा उत्तराखंड। ये खाई है, बहुत गहरी खाई है, और सामने पहाड़, और ये मेरा हीरो भाई। हेलो बोल। बहुत मजा आ रहा है, मजा, लाइफ के मजे। रास्ते में कैसे वो आ रहे थे, वो 3 पिकअप वाले हैं। अरे उन्होंने बहुत गंदा एक दूसरे से रेस लगा रहे, भयंकर ओवरटेक मारे जा रहे। हमें जगह नहीं मिल रही निकलने की। अभी थोड़ी दबा के लगाता है। चलो ऐसा ही है। अरे बहुत अंदर ही है। ये नहीं लग रहा है। पीछे दिखा, वहाँ पे भी गूंज रही आवाज यहाँ पे गाड़ियों की। रुकना था ना हमारे लिए। अरे सीधा कार उड़ता है, सीधा ही तो रास्ता आ रहा है कहीं। जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे नज़ारे और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे थे। और इसी कारण के चलते हुए ये ब्लॉग इतना बड़ा है, क्योंकि ये सारे नज़ारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं छोटा सा कोई क्लिप काट के जरा सी कोई ब्लॉग नहीं बनाना चाहता जिसमें आपको कुछ दिखाई ना दे। बस की गाड़ी काफ़ी देर चलाई ना, और ब्रेक का थोड़ा लोचा हो रहा। मेरी ब्रेक दूसरी दबती है, उसकी दूसरी दबती है, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ। अभी थोड़ा मैं अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा था, तो उसके बाद अपनी गाड़ी चलाने लग गया, तो थोड़ा डिफरेंस फील हो रहा था, क्योंकि ब्रेकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था कि उसकी कोई और ब्रेक दबा के, लीवर दबा के कुछ ब्रेक लगती थी, और मेरा दूसरी लीवर दबा के। लेकिन उसका भी एक अलग रोमांच था, मेरी गाड़ी का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। दोनों एंजॉय किए मैंने, और बहुत ही मज़ा आया मेरे को इतने अच्छे रोड पर, इतनी सुंदर लोकेशन पर गाड़ी चलाकर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। एक बार मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर कभी इस रोड पे आते हो तो बिल्कुल भी ओवर स्पीडिंग ना ही करो, क्योंकि ज़रा सी ओवर स्पीडिंग आपकी जान भी ले सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होके गाड़ी चलानी है आपको, और आपको सेफली मंदिर तक पहुंचना है, और सेफली अपने घर तक पहुंचना है वहाँ से। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना, अपने माइंड में ये बात याद रखना कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है। एक्साइटमेंट में गाड़ी भगानी नहीं है।
जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा रोड हो और आपके पास कोई अच्छी गाड़ी हो तो आप किसको अपने साथ एज अ पार्टनर चूज़ करोगे इस सफ़र पे जाने के लिए, इस रोड के सफ़र पे जाने के लिए। जो भी लोग देहरादून से या देहरादून के बाहर कहीं से भी कहीं पर भी घूमने जाते हैं, किसी नेचर के क्लोज़ किसी कोई जगह पर जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर कोई कूड़ा वगैरह मत फैलाओ, ठीक है। अगर आप साथ में कुछ खाने के लिए लाते हो चिप्स वगैरह, तो उसके रैपर्स अपने बैग में रखो और डस्टबिन दिखने पर वहीं पर कूड़ा डालो। नेचर को गंदा करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई अगर घूमने आता है और वो कूड़ा देखे, बाहर का कोई व्यक्ति कोई फॉरेनर आता है, तो हमारे देश की बेइज्जती होगी उस चीज़ में। तो ये सब ना करो और नेचर को इंजॉयबल रहने दो, वहाँ पे गंदगी मत फैलाओ। आगे से पत्थर आ रहे हैं उड़ते हुए। गंद ना फैलाइए, हमारे देश में गंद नहीं फैलाओ, हमारे शहर में। ये उत्तराखंड की खूबसूरती है। ऐसे रोड पर हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामने जो आपके अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसके टायर से कभी भी पत्थर आपकी तरफ वो चल के आ सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे दोस्त मेरे से आगे चल रहा था, उसकी गाड़ी के टायर से बहुत मोटा पत्थर आके सीधा मेरे हेलमेट पे लगा, और अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो वो मेरे सर पे लग सकता था और काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती थी। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए भी हेलमेट पहनो, एक्सीडेंट सेफ्टी के लिए भी हेलमेट पहनो, और ऐसी चीज़ों के लिए भी हेलमेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है यहाँ पर एक सैया नाम का गांव, और यहाँ के गांव के नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे बोलने में, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन चलता है कई बार क्योंकि हमें आदत नहीं वो वर्ड बोलने की। तो हमने ये क्रॉस करा पहले, और फिर यहाँ से आगे निकले अपने आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हम क्रॉस कर लिया हमने यहाँ सैया है ना, सैया क्रॉस कर लिया हमने, और यहाँ पे थोड़ा रुके हैं हम, थोड़ा पानी वानी पीने के लिए ब्रेक में। और यहाँ के व्यूज़ कुछ ऐसे हैं, देखो व्यू क्या गजब व्यू है। और यहाँ पे माउंटेन वाटर भी निकल रहा है, जो आप धारा देख रहे हो ना पानी की, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। हमने पिया, बहुत ही रिफ्रेशिंग पानी है, एकदम बिस्लेरी वाटर जैसा, उससे भी अच्छा है। और ये देखो यहाँ पे ऐसा है, नीचे एक छोटी सी नदी भी जा रही है, और हम पहाड़ों के बीच में आ गए हैं। अपनी प्यास बुझाने के बाद हमने आगे का सफ़र जारी रखा,
और ये नज़ारे लेते लेते मन ऐसा मनमोहित हो गया था कि कई बार तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था गाड़ी चलाने से, लेकिन मैंने फिर खुद को समझाया कि नहीं भाई, अपनी सेफ्टी देखनी है और अपने को गाड़ी चलानी है, गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान दो। तो मैंने गाड़ी चलाई। काफ़ी अच्छा रिफ़्रेशिंग वाटर था एक तो वो, क्योंकि पहाड़ों से ही आ रहा था। वो कोई स्ट्रीम थी जो पहाड़ों से निकल रही थी और उसका पानी बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जिसे पी के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो जल पी के हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। ऐसे रोड पर कि जहाँ हल्का सा भी ध्यान भटक जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। और ऐसे रोड पर गाड़ी चला के एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग डर फील हो रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा किक दे रहा था। उसका एक अलग मज़ा था, क्योंकि हमें डर तो नहीं था क्योंकि हम पूरी सेफ्टी के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो अलग उसमें डर के आगे जीत है, यही कहना चाहूँगा। तो अभी हमने एक और ब्रेक लिया है, थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे, इधर रुकेंगे, थोड़ा भूख लग गई। बहुत दूर है, हम घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गए। अभी से यहाँ से 7-8 किलोमीटर बचा है, मैक्स 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बचा। लेकिन जगह देखो हम किस जगह पे आए। ये है जगह। खाई है इधर खतरनाक वाली। चाय वाय पी के अब निकल गए हम, और अपना अगला स्टॉप है चालदा महाराज। और बहुत ही सुंदर रास्ते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो उनके दूर से। और भी देखिए क्या रास्ता है और क्या नज़ारे हैं। सूरज भी है। जन्नत में आ गए हैं, जन्नत में।
जन्नत तो नहीं, स्वर्ग में, स्वर्ग नॉट जन्नत, स्वर्ग में आ गए। खाई देख देख कर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, अलग लेवल पर एड्रेनलिन रश हो रहा है, बॉडी में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, मर्द वाली फीलिंग आ रही है कि कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। लोग यहाँ रॉयल एनफील्ड से आते हैं, बुलेट से आते हैं अपना, और क्लासिक से मतलब कैफे रेसर पे आते हैं, लेकिन हम अपनी आ रहे हैं स्कूटी पे और कैफे रेसर पे भी जल्दी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान है, हो सकता है एसयूवी में आ जाए, तो इन दोनों का अलग अलग चीज़ है, अलग अलग मज़े हैं दोनों के। ये नहीं कहते कि कैफे रेसर में ज़्यादा मज़ा है या एसयूवी में ज़्यादा मज़ा है, दोनों के अलग मज़े हैं और इस नज़ारों के तो अलग ही मज़े हैं। अपोजिट में है ना, धूप के तभी ठंडा लग रहा है, जैसे धूप थोड़ी फ्रंट में आ रही है एकदम से हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया। उसके साथ लड़की थी इसलिए ओवर स्मार्ट बन गया होगा। यहाँ पर हमें एक अंकल जी मिले थे और उनसे हमने रास्ता पूछा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें रास्ता समझाया। ये चालदा महाराज का आगे रोड मिलेगी, सीधे निकलना इसी रोड में नीचे दाहिनी तरफ को, ठीक है, ऊपर मत जाना, सीधे जाओ आगे। दसों ना यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि जिस गांव में मंदिर है उस गांव का नाम है दसऊ। इस रोड पर हमारी गाड़ी स्ट्रगल करने लग गई थी, ख़ासतौर पर मेरी, तो क्योंकि ये रोड बहुत संकरी थी और काफ़ी ऊंची रोड थी, इतना ऊंचा पर्वत चढ़कर हम आए हैं, तो उसके कारण मेरी गाड़ी का ब्रेक शू गर्म हो गया था और आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा, जो कि आप वीडियो में भी सुन पाओगे अगर गौर से सुनोगे तो। लेकिन मेरी गाड़ी ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, जब तक मुझे घर नहीं लाई तब तक। अब हम मंदिर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं, तो मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये मंदिर है श्री छत्रधारी चालदा महाराज जी का। ये 4 महासु देवता भाइयों में से एक भाई हैं और सबसे छोटे भाई हैं। ये इन सारे भाइयों का नाम है बासिक महासु, पबासिक महासु, बोथिया महासु और चालदा महासु। इन चारों को महाशिव का रूप माना जाता है। अब इनका नाम महाशिव कैसे पड़ा, इसके पीछे बहुत सारी कथाएँ हैं। डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत उत्तराखंड के जन इतिहास में बताते हैं कि महासु शब्द का मतलब महाशिव है। महासु शब्द महाशिव से ही निकला है। माना जाता है हनोल महासु परिवार का एक संयुक्त स्थान है और इसी कारणवश उत्तराखंड में हनोल को 5वां धाम घोषित करने की भी काफ़ी टाइम से मांग है। हनोल में बोठिया महासु महाराज जी का मंदिर है और जब मैं हनोल जाऊंगा उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक। लेकिन अभी हम आए हैं चालदा महाराज के मंदिर में।
अब हम मंदिर की सीमा में एंटर कर चुके थे और मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। और ये मंदिर सबसे छोटे महासू भाई चालदा महाराज जी का है। चालदा महाराज हमेशा अपने प्रवास पर रहते हैं, इसलिए उनका नाम चालदा महाराज है। और चालदा महाराज का एक प्रवास पूरा कंप्लीट होता है 24 वर्ष में। ये 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जैसे जहाँ का रिचुअल होता है उतने टाइम के लिए वहाँ रुकते हैं और अंत में आकर अपने भाई के साथ महासू देवता जो कि हनोल में है वहाँ एक दिन रुकते हैं और दोबारा से फिर प्रवास शुरू हो जाता है उनका। चालदा महाराज जी की कहानी पूरी डिटेल में बताने के लिए मेरे को आपको पूरा महासू परिवार की कहानी बतानी पड़ेगी और उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे अच्छा हो कि आप खुद से इनकी यूट्यूब पर एक वीडियो। प्रसाद हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने और आशीर्वाद लेने और अपनी मन्नत मांगने। ये है मंदिर, तो खाटू है यहाँ, तो खाटू भाई कितना बड़ा है ये। कितना बड़ा है यार ये है मंदिर, बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर मंदिर है। अगर आप खुद से महासू परिवार की डिटेल में यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे तो आप और भी अच्छे से पूरी स्टोरी समझ पाओगे। अगर मैं बताऊंगा तो स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही इनके बारे में जानो और इस मंदिर में आओ और दर्शन करो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगले साल इस मंदिर में आओगे तो आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया चालदा महाराज हमेशा प्रवास पर रहते हैं और इस मंदिर में उनका प्रवास अब अगले 24 वर्ष बाद होगा। अंदर चालदा महाराज जी का कोई रिचुअल चल रहा था और हमने रिचुअल का पूरा सम्मान करते हुए अंदर का कोई भी शॉट नहीं लिया और बाहर से ही मंदिर को दिखाया है, जिससे कि हमसे किसी भी तरह का कोई अपमानजनक कार्य ना हो जाए। फाइनली हमने दर्शन कर लिया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मंदिर का और प्रेयर भी कर ली हमने भगवान का और आशीर्वाद भी लिया भगवान का। और देखते हैं जब हमारी विश पूरी होगी तो हम वापस से आएंगे आपको मंदिर में। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर फील हो रहा है देखने में, तो बहुत सुंदर मंदिर है। दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि बहुत दूर जाना है और पहाड़ का रास्ता है, अंधेरे में गाड़ी चलाना थोड़ा रिस्की है, इस वजह से निकल रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। मंदिर का फोटो खींचा था, काफ़ी बढ़िया मंदिर की फोटो है तुम्हारे, मैंने ऐसी खींची थी। ये पीछे बैकग्राउंड में मेरा मंदिर दिख ही रहा होगा जैसे कि आप सबको। अंधेरे से पहले कैसा एक्सपीरियंस था मंदिर का? कैसा लगा? अंधेरे से पहले कैसा लगी मंदिर? ड्रम्स इतना अच्छा लग रहा था, ड्रम कितना हाँ भाई, मैं वन पीस फैन हूँ, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, और जो हिट कर रहा था ना मेरे को वही ड्रम, बिल्कुल एकदम सेम बीट, पता नहीं कैसे, क्या कोइंसिडेंस है। अब चलते हैं अपने घर वापस। इस सुनहरी शाम के सनसेट के साथ करते हैं व्लॉग को अंत। बताना आप सब कैसा लगा मेरा व्लॉग, आपको अच्छा लगा या क्या चीज़ बुरी लगी, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। मैं आपकी राय को लूँगा, अच्छे से उस पर काम करूँगा और अपना कंटेंट और अच्छा बनाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, और मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे ही सपोर्ट बना के रखो, सपोर्ट करते रहो, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डालता रहूँगा।